आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और करंटली आई एम वर्किंग एट फोकस लाइफ रिहैब लाहौर। अच्छा, जैसे कि आपने पूछा कि एडिक्शन जो है वो नफ्सियाती बीमारी है या फिर इट्स अ पर्सनालिटी इशू। सो बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि एडिक्शन जो है साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एक इंसान जो है अपनी केयर भी नहीं कर पाता और दूसरे भी सोसाइटी में किसी के भी रिलेटिव की भी अपनी इमीडिएट फैमिली की केयर नहीं कर पाता। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स के होता क्या है कि नशा लेने से मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं कि इंसान ने नशा क्यों किया। आइदर फैमिली में था, पीयर इन्फ्लुएंस था, और अगर एक बंदे ने नशा करना शुरू कर दिया है तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ब्रेन। वो ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। फिर जो भी डिसीजन इंसान ले रहा है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडिक्शन ले रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस के इन्फ्लुएंस में लेगा, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। तो इट कैन बी जस्टिफाइड बाय सेइंग कि एडिक्शन इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल डिजीज़। आइदर हम ये कहें कि मरीज़ ने अपनी मर्ज़ी से किया, ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर किसी मरीज़ ने किसी को मारने की कोशिश की है, खुद को हार्म करने की कोशिश की है, तो वो उसने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग किया, बिकॉज हमारा दिमाग या मरीज़ का दिमाग जो है उसमें एक डिफरेंस है। हम लोग नॉर्मल ब्रेन से काम करें, नॉर्मल डिसीजंस ले सकते हैं, वेयर मरीज़ जो है वो अनहेल्दी ब्रेन का शिकार है ड्यू टू ड्रग। तो उसने जो भी डिसीजन लिया दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रग। नशा इस्तेमाल करने से हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पर्सनालिटी इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, रिस्की बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं कि उसने कत्ल क्यों किया, लेकिन मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट रीज़न होती है कि वो कत्ल क्यों करता है दैट इज़ बिकॉज वो सेल्फिश हो जाता है अपनी नीड को लेके। उसको नशा चाहिए, अगर उसको नशा नहीं मिलेगा तो वो खुद को भी हर्ट कर सकता है, दूसरों को भी हर्ट कर सकता है, बिकॉज उसकी अंदर एक अलामत होती है जिसको कहते हैं इम्पेयर्ड कंट्रोल। वो खुद पे काबू ही नहीं कर पाता। अगर वो काबू कर पाता तो हमारे मतलब एडिक्शन सेंटर्स तक उसकी रसाई ना होती। इसीलिए वो मल्टीपल अटैम्प्ट्स करता है लोगों को मारने के लिए, अपनी मनमाने के लिए। तो दैट इज़ वन ऑफ द पर्सनालिटी रीजंस या पर्सनालिटी इश्यूज जो कि इनग्रेन हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू ड्रग एडिक्शन। पहले ब्रेन बेसिकली इफेक्ट होता है, ब्रेन ही से हमारे जो बाकी मैसेजेस जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो पर्सनालिटी में भी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं जिसको हम लोग रिस्की बिहेवियर्स कहते हैं या एडिक्ट बिहेवियर्स कहते हैं। देखिए अब बहुत सी अवेयरनेस आ गई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम कर रही हूँ, फोकस लाइफ रिहैब, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं एडिक्शन पेशेंट्स के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव इलाज का मतलब होता है कि सिर्फ आपने आउटडोर इलाज नहीं करवाना है, इनडोर इलाज करवाना है, और उसमें आपके साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं जो कि थ्रू आउट 24/7 आपके ऊपर सर्विलेंस रखते हैं मरीज़ के लिए। अगर हम लोग सिर्फ आउटडोर ट्रीटमेंट की रिसाई तक रहेंगे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट मैनेजेबल नहीं होता, क्योंकि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता। मरीज़ की रिसाई जो है ड्रग के लिए वो ईजिली अवेलेबल होता है, इसलिए वो बार बार जाएगा, ड्रग लेगा, तो वो साइकिल टूट ही नहीं पाती जहाँ से हमने मरीज़ को बेसिकली निकालना होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, एक स्ट्रक्चर्ड इलाज की तरफ जाएं। इलाज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेडिकेशन, एंटी एडिक्शन मेडिकेशन कुछ हद तक हेल्प करती हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है ड्रग का, उसको ट्रीट करने के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प लेना ज़रूरी है, जो कि फोकस लाइफ रिहैब प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से इदारे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन एक तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये नहीं हम कह सकते कि 10 सालों का बिगाड़ है तो एक दिन में ठीक हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर बिगाड़ 10 सालों का है तो फिर ग्रेजुअल प्रोसेस लगेगा। मिनिमम कहा जाता है 120 डेज़ ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन एज़ पर द सिवियरिटी ऑफ पेशेंट वो फिर एक्सटेंड भी हो सकता है। बेसिकली फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है मरीज़ की ज़िंदगी में। अगर एक मरीज़ नशा कर रहा है तो हो सकता है फैमिली उसको रसाई दे रही है नशे तक, हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ पैसे वो दे रही है, मनी प्रोवाइड कर रही है, और अगर उसने अपने किसी दोस्त के पास जाना है तो फैमिली रोक भी नहीं रही। तो ये वाला जो बिहेवियर है फैमिली का, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के मरीज़ नशे की तरफ लगा पाए। और अगर फैमिली ही बर वक्त कोशिश करके मरीज़ की ड्रग एडिक्शन को रिपोर्ट कर दे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फोकस लाइफ रिहैब है, तो देयर इज़ चांस कि वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा। इवन जब हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं फोकस लाइफ रिहैब में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमारे फैमिली सेशन इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज फैमिली इक्वली रिस्पॉन्सिबल है मरीज़ की हेल्थ को लेके। तो फैमिली सेशंस में हमको यही सिखाते हैं, साइको एजुकेट करते हैं कि आपने अब इनको यहाँ से लेके जाना है रिहैब से, अगर आपने ट्रीटमेंट करवाना है तो देयर इज़ लाइकली चांस कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो 100% रिकवरी के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमारी रिसाई तो है, लेकिन ऑल द टाइम 24/7 फैमिली साथ होती है। ट्रिगर्स हो सकते हैं कि उसका दोस्त हो, कोई नशे वाली जगह हो, तो वहाँ से रोकना फिर फैमिली का काम है, वहाँ पे ना जाने दें, या फिर उसकी जो नीड्स होती हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दें, उसकी नीड्स के मुताबिक उसको रसाई ना दें हर चीज़ के लिए। ये जो प्रोवोकिंग बिहेवियर होते हैं फैमिली के, ये भी लीड करते हैं टुवर्ड्स एडिक्शन। सबसे पहले आई नीड टू कॉट अ केस। बेसिकली हमारे पास मरीज़ आते जाते रहते हैं, उनमें से मरीज़ की जो सिचुएशन है वो रिलेट करती है जो केस आपने अभी कोट किया था,
उन्होंने भी अपनी फैमिली में वाइफ स्पाउस के ऊपर बेसिकली अटैक किया था और होमोसाइडल थे वो, उन्होंने उनको इंजरी दी। अब देखें, अगर वो अपनी सेंसेस में होंगे ना, मरीज़ अपनी सेंसेस में होगा तो कभी भी वो अपने प्यारों को अटेम्प्ट नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा, पेन नहीं देगा। लेकिन क्योंकि मरीज़ की अपनी इनसाइट बहुत वीक होती है कि वो क्या कर रहा है और उसको ये भी नहीं मालूम होता, वो डिनाइल में होता है कि वो किसी बीमारी का शिकार है या उसको इलाज की ज़रूरत है, और ब्रेन भी इतना डिसफंक्शनल होता है कि वो समझ ही नहीं पाता किसी भी चीज़ को। तो ये एक रीज़न होता है जिस वजह से वो अपनी ड्रग के पीछे इतना सेल्फिश हो के खुद को भी हर्ट कर लेते हैं और फैमिली को भी हर्ट कर लेते हैं। और मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि अगर आपके करीबी रिश्तों में कोई ड्रग ले रहा है तो ज़रूरी है उसको बर वक्त रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि देखिए स्टिग्मेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है आजकल के कल्चर में कि नशा कर लिया तो ये नशई है, ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। हम मानते हैं कि मरीज़ ने नशा अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन उसके बाद वो ट्रैप हो गया, उसका दिमाग हाईजैक हो गया, उसके बाद जो वो कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। इसलिए तो हमने इसको नफ्सियाती बीमारी कहा है ना। तो अगर आपके पास आपके करीबी रिश्तों में कोई भी ऐसा बच्चा है जो वेप लेता है, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, पहले तो अपने आप को ये भी बताएं कि दवाइयाँ ज़्यादा लेना भी एडिक्शन है। अगर वो स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे हैं, मेडिकेशन का नशा भी कर रहे हैं, किसी भी किस्म का ड्रग ऑफ चॉइस ले रहे हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसको स्टिग्मा ना समझे, बल्कि बर वक्त ट्रीटमेंट जो है आपके प्यारों को बचा सकता है। इंसान की फितरत होती है क्यूरोसिटी, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमें हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है, हर चीज़ को लेकर क्यूरस होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, उस वक्त वो एक्सपेरिमेंटल फेज़ में होता है, तो वहाँ पे जो चीज़ वो देखता है स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो अट्रैक्ट करती है उसको। दूसरा ये होता है कि सोशल एक्सेप्टेंस के लिए वो वही बिहेवियर्स, वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल भी हैं, जैसे ड्रग को इस्तेमाल करना, क्योंकि उन्होंने इंक्लूसिव फील करना है, अपने सोशल गैदरिंग में कनेक्शन बिल्ड करने हैं, एक्सेप्टेड फील करना है, तो वो भी नशा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये पीयर इन्फ्लुएंस हो सकता है, दूसरा अगर बच्चा खुद से क्यूरियस है, उसको एक्सपेरिमेंटेशन का शौक है बचपन से, तो वो तो करेगा। तो ज़रूरी है कि अगर ऐसे आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो अपने बच्चे को एज अ पेरेंट सही और गलत की फ़र्क बताएं सबसे पहले। अगर वो नहीं हो सकता तो इवन इफ़ वो इस एज में जाके जहाँ पे यूनिवर्सिटी में इज़ यूजिंग ड्रग और शी इज़ यूजिंग ड्रग, तो आप उसको रिपोर्ट करें ताकि एज सून एज़ पॉसिबल आपका बच्चा जो इस चीज़ से बाहर आ सके।